नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हिस्ट्री की स्पेशल क्लास चल रही है यूपी पुलिस के लिए, उसमें आपका पुनः स्वागत करता हूं। जिसमें हमने पिछली बार हमने 3 प्रैक्टिस सेटों को करने का काम कर दिया गया है, जिसमें हमने हिस्ट्री के 3 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। उसी के उपरांत हम आज चौथा प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो यूपी के लिए बेहद आसान और बेहद सटीक तरीके से काम करेगा। और आज ही हम उसका शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें हम यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन हैं, बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनके मुताबिक हिस्ट्री में क्वेश्चन करने का काम करेंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और किस किस नजरिए से उन्हें देखा जा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जो यूपी में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी में जो इतिहास का और अन्य जीएस का पोर्शन है वो काफी सुदृढ़ है, जिसके बेसिस पर हमने हिस्ट्री की जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उन्हें आप देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, द पेरी प्लस ऑफ द एथ्रियन सी, द पेरी प्लस ऑफ द एथ्रियन सी के लेखक कौन है? द पेरी ऑफ एथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम एच हॉफ। विलियम एच हॉफ जो एक नाविक है, नाविक यानी सेलर, नाविक है। विलियम एच हॉफ कौन है? नाविक, जो एक नाविक है। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन है? द पेरी प्लस ऑफ द एथ्रियन सी, जो एक नाविक है यानी व्यापारी, जो यूनानी व्यापारी हैं। ये एक यूनानी, किस देश के? यूनानी व्यापारी, यूनानी व्यापारी है। जो विलियम एच हॉफ है वो यूनानी व्यापारी है, जिनके द्वारा पेरी प्लस ऑफ द एथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी गई है। उसी के उपरांत आगे देखिए, ये एक नाविक है, जो व्यापारी है। नाविक वे होते हैं जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार करने का काम करते हैं, वो नाविक होते हैं। इनके द्वारा द पेरी प्लस ऑफ द एथ्रियन सी लेखक जो पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, केरिकल के शासनकाल के दौरान, केरिकल यानी केरिकल जो चोल वंश है, संगम वंश के दौरान जो राजा हुए हैं केरिकल, ये शासक है, वहां के शासक केरिकल शासक है के शासन के दौरान महत्वपूर्ण चोल बंदरगाह था। जो महत्वपूर्ण चोल बंदरगाह था वो केरिकल जो राजा हैं उनके शासनकाल के दौरान जो था वो बंदरगाह कौन सा था? तो वो बंदरगाह कौन सा था? पुहारो जो बंदरगाह है वो केरिकल राजा के दौरान था, जिसे पुहारो या केरीपट्टम या पुहारो या कावेरी पट्टम भी कहते हैं। पुहारो या कावेरी पट्टम, पुहारो या कावेरी पट्टम। जो केरिकल शासक, जो केरिकल जो राजा थे चोल वंश के दौरान जो शासक थे केरिकल, उनके दौरान जो बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह, वो कौन सा था? पुहारो कावेरी पट्टम। कौन सा हड़प्पा स्थल, वह कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा स्थल है? देसलपुर की बात करें तो देसलपुर गुजरात में अवस्थित है। जो सुतकोगड़ा, कोटदा, ये भी गुजरात में अवस्थित, रंगपुर भी है। लेकिन जो सुतकागडोर यह पाक में अवस्थित है, पाक में यानी पाकिस्तान में है। इनमें से कौन सा जो गुजरात में अवस्थित नहीं है वो कौन सा है? वो सुतकागडोर पाक में अवस्थित है। सिंधु के किन शहरों में मुख्य सड़कें दरवाजे वाले घर हैं? जो सिंधु शहर था उसके जो मुख्य सड़कों पर जो दरवाजे वाले घर थे वो कौन से थे? कौन से नगर में थे? तो वो थे लोथल में जो लोथल शहर था, जो उसके दौरान जो शहर थे उसके जो घर थे उसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। लोथल शहर के जो शहरों के जो घर थे वो मुख्य सड़कों की तरफ, उनके दरवाजे मुख्य दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। लोथल शहर के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों की तरफ खुलते हैं। सभी हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल जिसमें सबसे प्रभावशाली जल
निकासी व्यवस्था थी, जो सबसे प्रभावी निकासी अर्थ जल निकासी व्यवस्था थी वो कौन सी थी? वो जो हड़प्पा शहरों के स्थलों में सबसे प्रभावी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो वो थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में जो जल निकासी व्यवस्था थी सबसे उच्च थी, मोहनजोदड़ो में सबसे उच्च थी। जो मोहनजोदड़ो था उसमें जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार थी कि सड़कों के दोनों तरफ नाली हुआ करती थी, गहरी नाली, जो मुख्य नाली से जाकर मिलती थी, जो बाद में मुख्य नाली से जाकर मिलती थी। संगम युग में कौन सा संगम युग में कौन सा दक्षिण भारत के शासक राजवंशों में से एक नहीं था? जो संगम वंश में जो शासक घटित हुए हैं वो उनमें से ऐसा कौन सा है जो इनके द्वारा संगम युग में नहीं घटित हुआ? अगर संगम युग की बात करें तो जिसमें संगम युग में पांड्या, चोल, चेरा, पांड्या आदि ये जो थे वो संगम युग में घटे, लेकिन जो पल्लव है वो पल्लव संगम युग का राजवंशों में से नहीं है। जो पल्लव है वो संगम राजवंशों में से नहीं है। वेवेल की योजना के अनुसार आयोजित शिमला सम्मेलन किसके कड़े विरोध के कारण विफल हो गया? जो ऐसे वो किसका विरोध था जो जिसके कारण वो विफल हो गया? तो किसके कारण था? वो जिन्ना के कथनों के कारण विफल हो गया। जो शिमला सम्मेलन था, वेवेल की जो योजना आई थी वो किसके द्वारा खत्म हो गई? किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा वो खत्म हो गई। जिन्ना के कड़े विरोध के कारण विफल हो गई। जिन्ना कौन थे? जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। जिन्ना जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। संगम युग में कौन सा दक्षिण भारत के शासक राजवंशों में से नहीं था? संगम युग के तो अभी हमने पढ़ा जो पल्लव था वो संगम के राजवंशों में से नहीं था, लेकिन चोल, चेरा और पांड्या ये तीनों थे संगम युग के दौरान कौन से थे? चोल, पांड्या तीनों। संभवतः सबसे लोकप्रिय सभा कौन सी थी? जो संभवतः जो थी, जो प्राचीन वैदिक काल है उसमें जो सबसे लोकप्रिय कौन सी सभा थी? जिसमें प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी पुरुष के समान दर्जा दिया जाता था। एक ऐसी सभा थी जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता था, तो वो कौन सी थी? विदिता की जो सभा थी, विदिता जो द्वारा सभा हुआ करती थी, उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता था। जो महिलाएं थी उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता था। मेहरौली के स्तंभ अभिलेख, जो मेहरौली का स्तंभ अभिलेख है, मेहरौली का स्तंभ अभिलेख है वो किसके शासनकाल के दौरान आया या किसके शासनकाल में का है? जो मेहरौली का स्तंभ अभिलेख है वो किसके शासनकाल का है? तो गुप्त शासनकाल का है। जो मेहरौली का स्तंभ अभिलेख है वो किसके शासनकाल का है? गुप्त शासनकाल का। यानी जो गुप्त वंश किसकी नींव धरी? श्रीगुप्त के द्वारा नींव धरी गई। किसकी? संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी। जिन्होंने मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर जो वंश की नींव रखी वो मौर्य वंश। कौन सी रचना कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? जिसमें कश्मीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, प्राचीन कश्मीर के बारे में, वो कौन सी रचना है जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है? तो हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष के जीवन कथाओं पर आधारित है। विक्रमादेव चरित जो कश्मीरी द्वारा लिखी गई है। गोदवाड़ो ये भी नहीं है, लेकिन राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेखित करती है। कश्मीर के उल्लेख के बारे में कौन उल्लेखित करती है? राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में, इतिहास के बारे में उल्लेखित है। इसी के दौरान जो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित का उल्लेख हमें किसके द्वारा मिलता है? जो हमें पता चलता है कि मौर्य काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो 7 भागों में विभाजित थी।
हमें इस प्रकार के जो प्रमाण किस प्रकार मिलते हैं, तो हमें वो मिलते हैं इंडिका से, जो मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है कि जो मौर्य काल था वो 7 वर्णों में विभाजित था, 7 वर्णों में विभाजित था, 7 वर्णों में विभाजित था मौर्य समाज, 7 वर्णों में विभाजित था, जिसके हमें पता चलता है इंडिका जो मैगस्थनीज की पुस्तक है, इंडिका जो है मैगस्थनीज की जो पुस्तक है, मैगस्थनीज की जो पुस्तक है वो किसकी है, इंडिका। और जो कौटिल्य है वो, कौटिल्य जो है वो राजशास्त्र के बारे में है, यानी जो राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसके बारे में कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, अशोक के काल के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के प्रचार के बारे में हमें अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों से क्या होता है, गौतम बुद्ध का और उसके जीवन काल के दौरान जो हुई घटना है उनके बारे में शिलालेखों से मिलता है। किसके दौरान वर्ण जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गए, जो कौन सा काल था जिसके दौरान जो वर्ण था वो वंशानुगत जाति के दौरान वंशानुगत जाति में विभाजित कर दिया गया, वो कौन सा काल था, तो कौन सा काल था, उत्तर वैदिक काल के दौरान जो वर्ण था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत जैसे कि पहले ऋग्वेद में हुआ करता था कि जैसे जो जिसका काम करता है वो उसे उसी भाग में बांटा जाएगा, जैसे कि कोई बढ़ाई का काम करता है तो उसे बढ़ाई, जब कोई ज्ञान वेद पढ़ने का काम करता है तो उसे पंडित, या फिर कोई रक्षा का काम करता है तो उसे क्षत्रिय। उसी प्रकार फिर जो जिस वंश में पैदा होने लगा, जो उत्तर वैदिक काल आया, तो ऋग्वेदिक काल के समाप्त होते होते उत्तर वैदिक काल के दौरान जो जिस वंश में जन्म लेता है उसे उसी के दौरान उसी जाति में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो बढ़ाई के घर में होगा तो वो बढ़ाई कहलाया जाएगा, और जो वेदों का ज्ञाता होता है अगर वो उसके घर में जन्म लेता है तो पंडित कहलाया जाएगा। वो उत्तर वैदिक काल के दौरान ही हो गया। हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के अदालती जीवन पर भाष्य किसने लिखा? जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के जो प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है, हर्षवर्धन का जो प्रशासन है उसके बारे में जो हमें पता चलता है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि उसके शासनकाल में और उसके जो अदालती जीवन है यानी जजमेंट जो होता है उसके जीवन के बारे में हमें किसके द्वारा पता चलता है, तो फायान के द्वारा। फायान जो हर्षवर्धन का जो वो है फायान नहीं हेत्सुआंग के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हर्षवर्धन का प्रशासनिक काल है वो कन्नौज के अदालती जीवन यानी उसके जजमेंट के बेस जो जजमेंट सुनाया करता था उसके बारे में हमें फायान की पुस्तक से प्राप्त होता है। फायान के द्वारा भाष्य जो लिखे गए हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। कर्नाटक के दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो जैन धर्म है उसमें जो जब 2 भागों में विभाजित हुआ, जब मगध में 12 वर्ष का अकाल भीषण पड़ा, यानी अकाल भीषण जो पड़ा, तो उसके दौरान जब 2 भागों में बट गया तो कुछ तो अनुयायी जो है उत्तर भारत में ही रुक गए, लेकिन जो कुछ अनुयायी थे वो दक्षिण भारत में जाने का काम करते हैं। तो जो दक्षिण भारत का जो अनुयायी है उनको किसको श्रेय दिया, जो जिसके द्वारा ले गए तो वो कौन थे? भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत में जो गए थे वो भद्रबाहु के द्वारा अनुयायी थे। तो कर्नाटक में जो दक्षिण भारत में गए जाने का काम करते हैं वो जैन धर्म के प्रसार के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो भद्रबाहु को। आदिनाथ जो प्रथम वो है, आदिनाथ जो फर्स्ट तीर्थंकर है, फर्स्ट तीर्थकर कौन है? फर्स्ट तीर्थकर है आदिनाथ। पार्श्वनाथ जो 23वें है, महावीर स्वामी जो 24वें है, 24वें और 23वें पार्श्वनाथ। भद्रबाहु जो दक्षिण भारत में अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में जाने का काम करते हैं। तंजावुर के चोल वंश में सबसे महान चोल राजा कौन था? जो तंजावुर है, तंजावुर के चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? तो वो था राजा राज प्रथम। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे राजा राज प्रथम सबसे तंजावुर चोल वंश के सबसे महान राजा थे। कौन थे? राजा राज प्रथम। वेवेल की योजना
घोषणा वर्ष में की गई। जो वेवेल की योजना थी वो कौन से वर्ष में आई और कौन से वर्ष में घोषणा कर दी गई कि वेवेल की योजना थी, वो 1945 में आई। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी, वेवेल की जो रिपोर्ट थी, वो कौन से वर्ष में आई, 1946 में। 1946 में उसकी योजना आई। और 1940 में क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया, 1940 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग असहयोग आंदोलन 1942। और 1945 में एक और घटना बताओ, 1945 में एक और घटना, जैसे कि शिमला समझौता 1945 में हुआ। शिमला समझौता 1945 में। जो वेवेल की योजना घोषणा है वो 1945 के दौरान हुई। कौन सा गुप्त सम्राट, कौन से गुप्त सम्राटों में, कौन से गुप्त सम्राटों को उनके सिक्कों की वीणा बजाते या वीणा बजाने के रूप में, जो एक शासक हुआ गुप्त वंश का एक शासक हुआ, उसके दौरान जो सिक्के जारी हुए उन पे उस शासक के वीणा बजाते हुए इस पे दर्शाया गया है। तो वो कौन सा शासक है, तो वो कौन सा शासक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दर्शन की वह प्रणाली जिसके साथ कपिला नाम प्रमुखता से जुड़ा है, वह दर्शन की कौन सी प्रणाली है जिसमें कपिल मुनि यानी कपिला का नाम जुड़ा हुआ है। वह कौन सी दर्शन प्रणाली है जो कपिल मुनि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी प्रणाली है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कपिला के द्वारा। निचिकेता और यम के बीच, निचिकेता या यम के बीच, जो निचिकेता है वो एक ऋषि का पुत्र है जिसमें अपने पुत्र से रुष्ट होकर वो अपने पुत्र को यम को दान दे देते हैं। तो उसी के बीच निच और यम की जो वार्तालाप होती है उसका प्रसिद्ध संवाद जो उल्लेख है वो किसके में मिलता है, जो निचिकेता और यम का जो उल्लेख है हमें किसमें प्राप्त होता है, निचिकेता कंठोपनिषद, यानी कंठोपनिषद में जो हमें प्राप्त होता है वो यम और निचिकेता का संवाद हमें कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। जो इनके बीच जो बात होती है, उसके जो बीच बात होती है उनके द्वारा जो बात होती है या संवाद होता है उसे हम उसी कंठोपनिषद के द्वारा प्राप्त होता है। पुलेकिस फर्स्ट का बादामी शिलालेख, पुलेकिस फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 ईस्वी, शक वर्ष 465 में दिनांकित है। यदि वह कार्य विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो वर्ष होगा। अगर वो दिनांकित किया जाए, मान लो ये जो वर्ष है जो 465 है 465, लेकिन जो अगर ये कह रहा है कि वही विक्रम संवत के दिनांकित किया जाए, जो शक संवत है वो शक संवत कितने में हुआ, 78 एडी। तो 78 एडी है, एक 78 एडी और एक 58। ये जो शक संवत है, जो इनके दौरान जो बीच का गैप है, वो जो इनके बीच के जो समय है उसकी कार्य प्रणाली के दौरान ये कितने वर्ष का हो जाएगा, तो इसी के दौरान ये हो जाएगा। तो 18 16 5 21 हासिल 2 5 13 2 15 5 20 4 2 6 601 वर्ष। अगर इसको विक्रम संवत के दौरान देखा जाए तो ये 601 वर्ष हो जाएगा, 601 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है। जो भारत में संगीत की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से पता लगता है हमें कि भारत में संगीत की व्यवस्था थी पहले से ही, तो वो किससे, सामवेद से हमें पता चलता है। जो संगीत की उत्पत्ति है वो सामवेद में है, सामवेद के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि जो संगीत है उसकी उत्पत्ति सामवेद के द्वारा हुई है, या सामवेद को संगीत के जनक भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के दूसरे महान व्याकरणविद, जो पतंजलि किसके समकालीन थे, वो किसके समकालीन थे, व्याकरणविद पतंजलि, तो वो किसके समकालीन थे, कनिष्क के, गौतम पुत्र सतकर्णी के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या पुष्यमित्र सिंह के। तो हम बताएंगे कनिष्क के जो समकालीन है, जो दूसरे महान व्याकरणविद है पतंजलि, वो पुष्यमित्र सिंह के समकालीन है,
जो पतंजलि है, पतंजलि की जो पुस्तक है, जो पतंजलि है वो बहुत बड़े व्याकरणवाद है, व्याकरणवाद यानी व्याकरण की उन्होंने पुस्तक जो लिखी है उनके द्वारा जो लिखी गई है, तो वो किसमें मिलता है, पुष्यमित्र शुंग के जो शासनकाल है उसके दौरान उनका जीवन काल उसके शासनकाल के दौरान है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान थे। जो प्रसिद्ध अश्वघोष हैं वो किसके शासनकाल के दौरान थे, तो वो किसके शासनकाल के दौरान थे, अश्वघोष का शासनकाल किस निम्नलिखित राजा के शासनकाल के दौरान हुआ है, तो वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ है, अश्वघोष का शासनकाल किसके शासन के दौरान हुआ है, तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान, या हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, या बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, या अशोक के शासनकाल के दौरान। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान अश्वघोष है उनकी समकालीन है, वो कनिष्क के शासनकाल के समकालीन है, अशोक के शासनकालीन है, कनिष्क के शासनकालीन है। जो 25वां प्रश्न है, एक प्रमुख हड़प्पा स्थल जो यूनेस्को की निधियों में सहायता से इसे बचाने के लिए बाढ़ अवरोधी से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा बाढ़ अवरोधियों से बचाने के लिए उसका बाढ़ अवरोधियों से घिरा हुआ है, वो कौन सा स्थल है, तो वो मोहनजोदड़ो यूनेस्को द्वारा बाढ़ अवरोधियों से बचाने के लिए जो बनाया गया है मोहनजोदड़ो। धौलावीरा भी जो 40वां यूनेस्को धरातल स्थल है, उसे 40वां धरातल स्थल जो है वो धौलावीरा है। लोथल जो गुजरात में है, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यकालीन के नागरिक थे उनका जो व्यापारिक केंद्र था वो लोथल था, व्यापारिक केंद्र लोथल था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो वो कौन सा था, या पहले बिंबिसार था, या अजातशत्रु था, या बिंदुसार था, तो कौन सा था, अशोक के द्वारा सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम बौद्ध ग्रहण किया गया है, वो जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है वो किसके द्वारा किया गया है, अशोक के द्वारा ग्रहण किया गया है। सन जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, वो पारित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन करने के लिए था। क्या था वो प्रशासन करने के लिए, उसके जो बेसिस थे वो क्या थे, तो उसमें जो 24 की एक समिति होती थी, 24 मेंबर की एक समिति होती थी, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया जाता था। लेकिन जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके उपरांत फिर इसको हटा दिया गया। इसी के दौरान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बना कोलकाता में, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। महाबलीपुरम के रथों की संख्या कितनी है, 7। महाबलीपुरम रथों की संख्या कितनी है, 7। रॉक कट आर्किटेक्चर किस राजवंश के राजा द्वारा जो बनाए गए हैं, जो महाबलीपुरम रथ मंदिर है वो किस शासक के द्वारा बना गए हैं, किस शासक के राजवंशों द्वारा बनाए गए हैं, तो वो किसके शासकों द्वारा बनाए, राष्ट्रकूटों द्वारा नहीं, चोलों के द्वारा या होयसराय के द्वारा, वो पल्लवों के राजवंशों के द्वारा बनाए गए हैं। महाबलीपुरम रथ जो है वो इस प्रकार रथ है कि वो रथों के टाइप में मंदिरों को बनाया गया है, जिनकी संख्या 7 है। महाबलीपुरम रथों की संख्या 7 है। युद्ध के बाद भारत एक चल रहे घाव बनाए जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को खत्म कर देगा। ये जो ब्रिटिश सरकार की जो ताकत है, साम्राज्य की ताकत है, उसे खत्म कर देगा। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया, जो युद्ध के बाद
भारत में एक चल रहे घाव की तरह, जो भारत में चल रहे घाव की तरह काम करेगा। तो ये किसके वर्ड है, किसके शब्द है, तो ये किसके शब्द है, ये है वेवेल के शब्द। वेवेल के शब्द, वेवेल के शब्दों में क्या कहा है, युद्ध के बाद एक चल रहे घाव को ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को खत्म करने का काम करेगा। वो किसके शब्द है, वेवेल के शब्द हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी अभिनव भारत सोसाइटी जो 1904 में गठित हुई, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, जो अभिनव भारत सोसाइटी है उसकी स्थापना 1904 में किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई, जो 1904 में की गई, तो किसके द्वारा गई, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, दामोदर के द्वारा इसकी स्थापना की गई, विनायक राव दामोदर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। विलियम एम्सम द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1839 में कहाँ की गई, जो विलियम एंडसम द्वारा, जिसके संस्थापक है विलियम एंडसम जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है, उनकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई नहीं, बॉम्बे में नहीं, लंदन में, हाँ लंदन में की गई। जो विलियम सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसकी स्थापना लंदन में की गई। किस वर्ष की गई, 1839 में किसके द्वारा की गई, विलियम एंडसम के द्वारा जो स्थापना की गई है वो विलियम एंडसम के द्वारा 1839 में लंदन में हुई है। 1941 में कोलकाता में भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी थी की स्थापना किसने की, भारतीय बोल्शेविक की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो वो किसके द्वारा हुई, अजीत राय और इंद्रसेन के द्वारा, या ऊपर के सभी एम रॉय के द्वारा, या जोसेफ बैप्टिस्ट के द्वारा, या अजीत राय के द्वारा। तो जो भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी है उसकी जो स्थापना 1941 में करने का काम किसने किया है, अजीत राय और इंद्रसेना के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इंद्रसेना के द्वारा इसकी सहायता की। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किन व्यक्तियों ने किया, किस व्यक्तियों ने किया, Who personalized lead the वहाबी मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया, वहाबी जो वो है उसका नेतृत्व किसने किया, तो वो सैयद अहमद वेरीविल्क ने किया, सैयद अहमद वेरीविल्क ने किया। बारडोली सत्याग्रह है वो कब हुआ, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ, जिसमें सरदार पटेल को इसमें सरदार की उपाधि दी गई, वो कब हुआ, तो 1928 में हुआ, जिसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। जो वहां की महिलाएं थी उनके द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। सरदार पटेल को बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी गई, जो 1928 में हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में ब्रिटिश अदालतों में एक कोड ऑफ टू लॉज का इस्तेमाल किया गया। जो 18वीं शताब्दी के अंत में, जो 18वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, तो उसमें ब्रिटिशों के द्वारा एक कोड लागू किया गया, एक कोड ऑफ टू लॉज। जो एक कोड ऑफ टू लॉज है वो कहाँ से लिया गया है, इस्तेमाल किस पुस्तक का स्रोत है, तो वो किस पुस्तक का स्रोत है, विवाद भंग वर्णवद के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, विवाद भंगण के द्वारा प्राप्त किया गया है। किस पुस्तक से, विवाद भंगण के द्वारा। डचों ने जो डच थे वो अपना पहला कारखाना किस स्थान पर किया, जो डच व्यापारी जो थे भारत में व्यापार के माध्यम से आए, व्यापार के माध्यम से जो आए, इसी प्रकार अंग्रेज भी व्यापार के माध्यम से आए, लेकिन
जो उनके डचों के द्वारा जो पहला कारखाना है वो कहाँ पर बसाया उन्होंने, जो डच थे, जो व्यापारी थे, डच व्यापारी, उनके द्वारा जो पहला वो किया गया है अपना व्यापारिक कारखाना जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, मूसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना बसाया है। भारत में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे? ऐसे कौन से वायसराय थे जो भारत में मारे गए, जो अपने वायसराय कार्यकाल में ही मारे गए? तो भारत में ऐसे कौन थे? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड वेबर, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड लॉरेंस, ऐसे कौन से थे जो अपने वर्तमान काल में ही मारे गए? तो वो कौन थे? लॉर्ड लिंटो, लॉर्ड लिंटन, लॉरेंस, कैनिंग, मेयो या लॉर्ड लिंटन। तो कौन थे? लॉर्ड मेयो अपने कार्यकाल में ही मारे गए, लॉर्ड लिंटो अपने कार्यकाल में ही मारे गए। चोरा चोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चोरा चोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जो चोरा चोरी कांड हुआ तो उसके दौरान कौन था? जो वायसराय कौन था 1800 चोरा चोरी कांड Who was the viceroy of Indian when the चोरा चोरी कांड इंसिडेंट took place? तो चोरा चोरी कांड के समय कौन वायसराय था? चोरा चोरी कांड के दौरान कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग जो थे वो उस काल के दौरान वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग इस काल के दौरान वायसराय थे। राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय हैं उन्हें राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो किसने दी? अकबर द्वितीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या लॉर्ड हेम्स्टर ने। तो जो राजा राम मोहन राय को उपाधि जो दी है वो अकबर द्वितीय ने दी है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा है। किसने कहा कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता? ऐसा किसका कहना था कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता? ऐसा किसका कहना था जो कह रहा था कि उसकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके द्वारा कहना था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये कहा गया, ये कथन दिया गया कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे, रास बिहारी बोस थे, दादा भाई नौरोजी थे या स्वागत बनर्जी थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष वो दादा भाई नौरोजी को सिलेक्ट करते हैं, दादा भाई नौरोजी को। यही आगे चलकर संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुने जाएंगे, यही जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाएंगे। जब रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, जब रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, रैमसे मैकडॉनल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो पुरस्कार की घोषणा की गई। तो गांधी जी किस जेल में उपवास कर रहे थे? तो किस जेल में उपवास कर रहे थे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ पर है? महाराष्ट्र पुणे में, जो आज के टाइम में हाई सिक्योरिटी जेल है, महाराष्ट्र पुणे में अवस्थित है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। रैमसे मैकडॉनल्ड जो है, जो 3 गोल में सम्मिलित हुए उनके दौरान भी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो रैमसे मैकडॉनल्ड ही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1999 में, 1919 में हुआ था, उसी के दौरान जो हत्याकांड की जांच के लिए किसे भेजा गया? किसका जो प्रमुख था उसे किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया?
अब अबिका चरण मजूमदार को, या वीवी पटेल को, या सीआर दास को, या मोतीलाल नेहरू को। तो वो किसे बनाया गया? सीआर दास को। सीआर दास को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रमुख नियुक्त किया गया। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी है, अलीगढ़ की जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसका जो किसने किया गया? तो अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में जो अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी है उसका जो संस्थापक है वो कौन है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है, राजा राम मोहन राय है, या राजा राम मोहन राय है, या केशव चंद्र सेन है, या शिवनाथ शास्त्री हैं। इनमें से कौन से हैं जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हो गई है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। भारत के इतिहास में जूरी द्वारा पहला परीक्षण इनमें से किस शहर में हुआ? जूरी है उनके द्वारा एक परीक्षण किया गया। जूरी के द्वारा जो परीक्षण किया गया वो वो कहाँ किया गया? तो वो मद्रास में किया गया। जूरी के द्वारा जो जूरी है उनका द्वारा पहला परीक्षण कहाँ पर किया गया? मद्रास में पहला परीक्षण किया गया। सन 1726 के चार्टर विधायी शक्तियों के साथ उपनियम, अध्यादेश और निकाय बनाने का अधिकार दिया। 1726 का चार्टर विधायी जिसके द्वारा क्या दिया गया? उपनियम, अध्यादेश और नियम दिए गए। 1726 के जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा क्या दिया गया? राज्यपाल और परिषद या शेरिफ या महापौर या उपराज्यपाल। तो क्या दिया गया? गवर्नर एंड काउंसिल यानी राज्य और परिषद, राज्यपाल और परिषद के बारे में 1726 के एक्ट के द्वारा दिया गया। भारत की स्वतंत्रता से पहले अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी थी? जो भारत की जो अदालत थी वो कौन सी थी? संघीय न्यायालय थी। गुप्त जानकारी के लिए संबंधित मंत्रिपरिषद या परिषद में वायसराय या किंग इन काउंसिल यानी राजा के द्वारा जो काउंसिल गठित की जाएगी उसके द्वारा न्याय दिया जाता था, या फिर जो गुप्त या संघीय जो न्यायालय था उसके द्वारा न्याय दिया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय थी तो कौन सी थी? गुप्त जानकारी के संबंध में मंत्रिपरिषद जो था, गुप्त जानकारी के परिषद में जो मंत्रिपरिषद था उसके द्वारा जो लास्ट थी अदालत वो कौन सी थी? सर्वोच्च न्यायालय। गुप्त जानकारी के संबंध में मंत्रिपरिषद। किस वर्ष पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में पांच सिद्धांत जो पहली बार औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और संभोग पर समझौते प्रतिपादित किए गए, वो कौन से वर्ष थी जिसमें चीन और भारत के तिब्बत के बीच व्यापार के विस्थापन के लिए कौन से वर्ष में चुने गए? तो 1954 में भारत और चीन और भारत के तिब्बत के क्षेत्र के बीच व्यवहार और संभोग समझौते पर निम्न जो प्रतिपादित किए गए हैं वो 1954 में किए गए हैं। जो चीन है, जो भारत का तिब्बत क्षेत्र है वो चीन के द्वारा कब्जा किया गया है, लेकिन उस पर जो तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार का जो अधिनियम बनाया गया वो या प्रतिपादन जो किया गया शांतिपूर्ण समझौता जिसे पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं, पंचशील समझौता 1954 में किया गया। बाद में वैदिक युग का अर्थ संकलन युग है। बाद में उसका बाद में जो वैदिक काल है उसका जो अर्थ जो बनाया गया है उसका संकलन युग बाद में किसके द्वारा किया गया? तो अरण्यकशी के द्वारा या साहित्य के द्वारा या ब्राह्मणी के द्वारा जो संकलन का युग है किसके द्वारा कहा गया? तो वो अरण्य
संहिता एवं ब्राह्मणी तीनों के द्वारा कहा गया। यानी ये सभी, इसमें ये सभी के द्वारा जो बाद में इसका अर्थ निकला संकलन का युग इन्हीं के बेसिस पर इसे संकलन का युग कहा गया। इसका अर्थ संकलन का युग कहा गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।